नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाहुल हमीद, हिंदी विभाग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ से। पाठ्यक्रम अनुवाद आवश्यकता और स्वरूप के अंतर्गत सप्ताह 11 व्याख्यान 54 अनुवाद एक अंतर सांस्कृतिक अध्ययन। इसके अंतर्गत आज हम अनुवाद एक अंतः सांस्कृतिक, इसके अंतर्गत अंतर सांस्कृतिक संप्रेषण और उसकी बाधाएं पर बात होगी। तो पिछले व्याख्यानों में हमने भाषा देखा, संप्रेषण देखा, संप्रेषण और संस्कृति देखा, संप्रेषण संस्कृति और अनुवाद का संबंध देखा। अब हम देखेंगे कि अंतः संस्कृति क्या है। एक ही संस्कृति के भीतर होने वाला संप्रेषण अंतः संस्कृति संप्रेषण कहलाता है। कोई भी संस्कृति एक समान या एक जैसी नहीं होती है। संस्कृति किसी व्यक्ति की विशिष्टता को आकार देती है। प्रत्येक संस्कृति के भीतर किसी अन्य संस्कृति का एक अलग रूप भी विकसित होता है, जिसे उस संस्कृति के अनुसार लोग प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि संस्कृति की एकमात्र प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है, इसके लिए अन्य कारक भी होते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था, वर्ग, शिक्षा, जाति, पेशा, पालन पोषण। तो यहां पे हम देखेंगे कि एक जगह की संस्कृति है, एक क्षेत्र की संस्कृति है, लेकिन उस संस्कृति में भी अंतर है, एक समान नहीं होती है। उसके भीतर अंतर होते हैं, अलग अलग रूप विकसित होते हैं। संस्कृति के रूप और उसके प्रतिनिधित्व और उसके जो है एक मतलब प्रभाव डालने के कारक नहीं होते हैं। अर्थव्यवस्था, वर्ग, शिक्षा, जाति, पेशा, पालन पोषण, इसके आधार पर संस्कृति विभिन्न होती है। अब उदाहरण के लिए अगर हम देखेंगे कि एक परिवार के लोग अगर शिक्षा ग्रहण कर चुके हैं तो उनकी संस्कृति में अंतर है, और जो शिक्षा नहीं की है मतलब शिक्षित नहीं हुए तो उनकी संस्कृति में अलग है। जैसे व्यापारी वर्ग, उनकी संस्कृति अलग होती है, और शिक्षित वर्ग मतलब जो सर्विस करते हैं, उनकी संस्कृति में भिन्नता रहेगी। ये आप अनुभव के माध्यम से ही देख पाएंगे। इसी प्रक्रिया में उस व्यक्ति और उसके परिवार की संस्कृति पृथु संस्कृति में बदल जाती है या फिर कई कारणों से प्रभावित होती है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। इसलिए एक ही संस्कृति के अंतर्गत लोगों के बीच संपर्क में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। आश्चर्य की बात यह है कि बाधाएं अंतः सांस्कृतिक संपर्क में उत्पन्न होने वाली बाधाओं के समान होती हैं। कई संस्कृतियां समुदाय होने के कारण इन बाधाओं के बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। ये प्रमुख बाधाएं नीचे दी गई हैं। अब जो परिवर्तन हो गया, फिर वो परिवर्तन के अनुसार लोग जो है वो बदलते चले जाते हैं। जैसे अब पीढ़ी दर पीढ़ी वाली बात, जब पीढ़ी वाली बात करती है, जैसे अगर हम देखेंगे तो मेरे दादा, अब दादा रहे, पापा रहे, मेरे पिताजी रहे, इधर चाचा रहे, तो चाचा और पापा में अंतर है। अगर पेशे में अंतर हो गया, जैसे अर्थ में, वर्ग में, शिक्षा में, तो अब इनकी संस्कृति अलग हो गई, चाचा और उनके बच्चों की, हमारी संस्कृति अलग हो गई। अब हम लोग भाई हैं, तो हमारे पेशे और हमारे वर्ग के अनुसार हमारी संस्कृतियां भी भिन्न, क्योंकि परिवार है। अब संयुक्त परिवार में बहुत सालों तक एक ही तरह की संस्कृति रहती है, लेकिन एकल परिवार चले जाएंगे तो एकल परिवार में परिवर्तन होता चला जाएगा। भाषा, पहले कैसी संस्कृति में परिवर्तन हो? एक तो भाषा में, यद्यपि अंतः संस्कृति संप्रेषण में संवाद एक ही भाषा में होता है, हालांकि भाषा का उपयोग एक व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक संदर्भ पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए अब भाषा है, अब भाषा जो है वो भिन्नता, कोई बात कर रहा है तो हमें समझ में आता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है, मतलब
इसकी भाषा के स्तर को लेकर हमें समझ आए कि इसकी संस्कृति भिन्न है या नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहीं रह रहा है, जैसे बिहार में रह रहा है, और एक व्यक्ति उसी का भाई, उसी परिवार का भाई रोजगार की खोज में कहीं और निवास कर रहा। लेकिन अब इनके बच्चे, वैसे भाई भाई में अंतर तो दिखेगा नहीं, लेकिन इनके बच्चे जब मिलते हैं एक दूसरे, तो संस्कृति में अंतर दिखाई देता, भाषा में अंतर दिखाई देगा, उनके समझ में अंतर दिखाएगा, उच्चारण में अलग होंगे। तो एक व्यक्ति और उसकी जाति एक दूसरा दिल्ली निवासी भाषा का उपयोग अलग अलग तरीके से करेंगे, तो भाषा के स्थानीय संदर्भ और शब्द ऐसे होंगे कि बिना व्याख्या के उन्हें समझना मुश्किल होगा, उनके उच्चारण भी अलग होंगे। इसी तरह दिल्ली में रहने वाला कोई भी एक व्यक्ति, समझिए शास्त्रों का ज्ञान रखता है, वो बनारस में रहने वाला एक व्यक्ति जो शास्त्रों का ज्ञान रखता है, तो इनके उपयोग में और इनके शास्त्रों के ज्ञान को लेकर और इनके जो प्रयोग में अलग अलग तरीके दिखेंगे। जैसे शब्द उच्चारण के तरीके पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि दोनों के संदर्भ और विकास का तरीका पूरी तरह से अलग होता है। अब जैसे ज्ञान तो एक है दोनों का, दोनों शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन अलग अलग जगह पे रहने के कारण एक शहरीकरण है, दिल्ली जैसे शहर में है, एक बनारस जैसे एक धार्मिक स्थल पर है, तो कहीं ना कहीं कुछ परिवर्तन हमें दिखाई दे, भौगोलिक परिवर्तन, समाज में जो अब यहाँ पे तेजी की जिंदगी है दिल्ली में, धार्मिक स्थल में सिर्फ धर्म को लेकर लोग आते हैं, वहां पे एक शांति है, दिल्ली में रोजगार के पीछे लोग दौड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं शब्दों में, उच्चारण में, यही बात आप देखें, अगर लखनऊ की जबान देखें, दिल्ली में देखें, बॉम्बे में देखें, मुंबई में, एक ही व्यक्ति है, एक ही परिवार से निकला है, विभिन्न जगहों पर काम कर रहे हैं, उसी परिवार के निकले हुए, मुंबई में एक, गोवा में एक, गुजरात में एक, ऐसे अलग अलग जगह पे, तो उनके परिवार में उनको तो कोई अंतर नहीं दिखता, लेकिन उनके परिवार में अंतर दिखाई देगा। जब सब परिवार एक जगह इकट्ठा होंगे तो वहां अंतर दिखाई देने लगेगा। तो यहां पे अंतः संस्कृति का ये उदाहरण। तो अब इसके लिए कई हैं, जैसे दिल्ली में रहने वाले उत्तर प्रदेश के जो माध्यमिक लोग हैं, और दूसरा अगर हम बात करेंगे शब्दों पर बात करेंगे, जैसे कनपट। अब कनपट पर दूंगा, अगर हम कहें कनपट पर दूंगा मतलब क्या है। अब एक और बात है कि तमाचा, एक है थप्पड़, थप्पड़ मारा, कनपट पर मारा, तमाचा मारा, अर्थ समान है, मारा है, गाल पे मारा है, कोई बोले गाल पे मार दिया, लेकिन शब्द जो है वो विभिन्न प्रकार की चीजों को बताता है, मतलब क्षेत्र को, उस लोगों की संस्कृति को, तरीके को। एक संस्कृति से संबंधित लोग जब किसी वस्तु के बारे में विचार समझाने, करने या परंपरा का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं, तो उनकी भाषा की विविधता को देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए दुर्गा पूजा के अवसर पर बंगाली समुदाय के लोग विभिन्न पंडालों में इकट्ठा होते हैं, तो इस अवसर पर बंगला भाषा का उपयोग करते हुए लोग देते हैं। अब यहाँ पे ये है, एक और बात है, एक मतलब आज तो जो है सब अपने स्थान पर ही नहीं है, कोई जन्म कहाँ हुआ है और रोजगार के लिए कहाँ गए हैं, विदेश चले गए हैं,
भारत में पूरी सारी जगह पे जहां उनको रोजगार मिल गया है वहां जा रहे हैं, रोजगार की खोज में जा रहे हैं। लेकिन विशेष सांस्कृतिक संदर्भों में, जैसे होली के संदर्भ में, दिवाली के संदर्भ में, त्योहारों के संदर्भ में, अगर एक जन समूह एक जगह पर इकट्ठा होता है तो वहां एक समान संस्कृति आपको दिखाई दी। अमौखिक संप्रेषण, मनुष्य के शारीरिक संकेतों पर कई शोध किए गए हैं और ये पाया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति की शारीरिक भाषा भिन्न होती है, चाहे वो एक ही संस्कृति में हो या भिन्न संस्कृतियों में। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं तो मैं व्यक्त करने के लिए मेरे हाथ ऐसे ऐसे हिला रहा हूं, मुंहों को जो है ऊपर ऊपर कर रहा हूं, आंखों को फैलाता हूं, फिर समझाने के लिए हाथ इधर उधर करता हूं। एक समान नहीं रहेगा अभिव्यक्ति। इसी पाठ को कोई और पढ़ा रहा है तो वहां पे हाव भाव या उसके जो है अमौखिक संप्रेषण, एक तो मैं संप्रेषण कर भी रहा हूं लेकिन कुछ इशारों से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए भाई अनुवाद क्या है श्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में। अब यहां पे आपको समझे कि कुछ अंतर हो रहा है, कुछ लेके जा रहा है, ले जाना है, परिवर्तन होना है, ऐसे मैं बता रहा हूं। तो ये अमौखिक संप्रेषण है। तो यहां पे क्या है, जो शारीरिक स्थिति या चेहरे के भाव समान नहीं होते, एक समान नहीं होंगे। किसी के होंठ ऊपर चढ़ जाएंगे, किसी के नाक ऊपर चढ़ जाएगी, किसी के कान जो है ऊपर चढ़ जाएंगे, कोई बोलते समय नीचे नीचे से हाथ करके बोलेगा, कोई ऊपर ऊपर से हाथ ऐसे फैला के बोलेगा, कोई इधर उधर। तो भाव एक जैसे नहीं होते। तो शारीरिक स्थिति और चेहरे के भाव समान हो सकते, सामान्य तो कुछ विशेष शारीरिक स्थिति में, लेकिन कुछ सूक्ष्म संकेत भिन्न हो सकते हैं। एक ही संस्कृति के लोग कैसे दिखते हैं, बैठते हैं, खड़े होते हैं और बातचीत करते समय अपने हाथों को कैसे हिलाते हैं, ये एक ही संस्कृति में भिन्न लोगों की भिन्नता हो सकती है। उदाहरण के लिए एक संस्कृति में भोजन के समय मेज पर एक समान तरीके से सजाया जा सकता है भोजन, लेकिन उनके भोजन की आदतें भिन्न हो सकती हैं। यह उनके घर के वातावरण, पालन पोषण के तरीके पर निर्भर करता है। इसीलिए किसी व्यक्ति की शारीरिक भाषा, चेहरे के भाव और आंखों की हरकतों को समझने के लिए केवल उनकी संस्कृति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके संबंध पूरे वातावरण पर भी समझना आवश्यक है। मतलब संस्कृति ही नहीं है। कभी कभार हम देखेंगे आइडेंटिकल ट्विंस मतलब समान जुड़वे बच्चे हैं। ट्विंस में दो होते हैं, एक समान जुड़वे बच्चे होते हैं, एक अलग अलग से जुड़वे होते हैं, लेकिन समान दिखते समान नहीं है, लेकिन हाव भाव उनके एक जैसे होंगे। बात करते समय उच्चारण, मौखिक रूप से भी। प्रत्यक्ष ज्ञान, बाह्य जगत से जानकारी को ध्यान में रखना, चयन करना, प्राप्त करना, उन्हें व्यवस्थित करने या संरचना करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। इसलिए हमारे बारे में दुनिया की समझ, हम अपने चारों ओर के वातावरण कैसे देखते हैं, हम वस्तुओं पर कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं, हम कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, हम कैसे सोचते हैं, इन सब पर निर्भर करती है। ये दो व्यक्तियों के बीच समान नहीं हो सकता, भले ही वह एक ही संस्कृति से संबंधित हो। बाहरी दुनिया को वो कैसे दिखते हैं या उनके स्वाभाविक ज्ञान उनके वातावरण, प्रकृति तथा मानव निर्मित परिवेश पर आधारित होता है। इसलिए किसी व्यक्ति की बातचीत या दृष्टिकोण को समझने के लिए उस व्यक्ति के वातावरण के बारे में ज्ञान आवश्यक है। हम दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं, चाहे वह हमारे भोजन जैसे साधारण चीज हो या हम जिस पर्यटन स्थल पर जाते हैं, यह हमारे सांस्कृतिक अनुभव का एक हिस्सा है। लेकिन यह सांस्कृतिक अनुभव हर व्यक्ति के लिए समान नहीं हो सकता, भले ही वह एक ही संस्कृति से संबंधित हो। तो भिन्नता हमें ज्ञान से भी है, वातावरण से भी है, आस्थाएं।
वास्तविक या संभावित वस्तु अथवा घटना के बारे में हमारे निष्कर्ष या राय आस्था कहलाती है। आस्थाएं कुछ ऐसी घटनाओं तथा वस्तुओं के आधार पर निर्मित होती हैं जिन्हें हम प्रमाण या प्रमाण के बिना भी सच मान लेते हैं। यह धर्म या धार्मिक विश्वास कोई घटना हो सकती है या कोई मनुष्य और मनुष्य के बारे में विचार हो सकते हैं। तो अब यहां पे क्या है कि आस्थाएं हैं, हमारी आस्था घटना या वस्तुओं पर के आधार पर निर्मित होती है। प्रत्येक समाज की बहुत सी आस्थाएं कुछ ऐसी वस्तुओं या घटनाओं के संबंध हो सकती हैं जो अकथनीय, अप्रत्यक्षीय अथवा अप्रत्यक्षित। उदाहरण के लिए मृत्यु, प्रेम, उत्साह, मौसम, प्रकृति आदि ये आमतौर पे एक ही संस्कृति में समान होते हैं, लेकिन व्यक्ति किन्हीं घटनाओं, वस्तुओं के विषय में अपने अपने अनुभवों के आधार पर भी कुछ धारणाएं निर्मित कर लेता है। उदाहरण के लिए एक ही विश्वास वाले दो लोगों के लिए मृत्यु या प्रेम के बारे में अलग अलग दृष्टिकोण हो सकता है। वे एक दूसरे के साथ जुड़े अनुभवों के बारे में एक असमान राय रख सकते हैं। ये व्यक्ति के लिए कोई व्यक्ति निर्दय हो या जबकि दूसरे के लिए वो दयालु हो। उदाहरण के लिए अब हम देखेंगे हर एक व्यक्ति को से संबंधित आस्थाएं होती हैं। मृत्यु और प्रेम पर बात करें, जीवन पर बात करें, आस्थाएं उससे संबंधित होती हैं, उसके व्यक्तिगत रूप पर भी निर्भर होते हैं। इसलिए भले ही हम एक संस्कृति या उसे आस्थाओं के व्यापक रूप से समझते हुए भी हो सकता है, किंतु उस संस्कृति के भीतर किसी व्यक्ति या परिवार के विश्वास से अच्छी तरह परिचित ना हो, अतः उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानना जरूरी है। जब तक हम उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानेंगे। अब इस पे एक और उदाहरण है, जैसे हम कई फिल्मों में नायक देखते हैं और खलनायक देखते हैं। नायक एक उदात्त रूप में हमारे सामने आता है, उत्कृष्ट रूप, उसका बहुत अच्छा रूप होता है, नायक के सभी गुण उसमें होते हैं। खलनायक में जो है वो नायक के विपरीत गुण उसमें देखे जाते हैं, जहां पे वो कहीं कोई अच्छा काम ही नहीं करता, उसका अच्छा मन नहीं दिखाई देता। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब उस शूटिंग के बाद या उसके पर्सनल लाइफ में अगर हम जाकर देखेंगे तो वहां वास्तविकता अलग है। जो खलनायक दिखता है, क्या वो सच में खलनायक है? जो नायक है वो सच में अपने वास्तविक जीवन में नायक है? ये हम तभी देख सकते हैं जब हम उसके व्यक्तिगत रूप को देखें। धार्मिक रीति रिवाज और आस्थाओं को पूरा करने और व्यक्त करने के तरीके एक संस्कृति में काफी समान हो सकते हैं। कुल मिलाकर एक ही संस्कृति से संबंधित व्यक्तियों की रीति रिवाज लगभग समान होती हैं, जैसे कि विवाह, श्रद्धा, कर्म या किसी विशेष पूजा को पूजा करने के तरीके। लेकिन परिवार अपने लिए विशेष रीति रिवाज विकसित करते हैं, कोई भी अपनी विधि बना सकता है। इस संदर्भ में उत्तर भारत के प्रसिद्ध करवा चौथ त्योहार का उदाहरण ले लीजिए। व्यापक रूप से कहें तो ये त्योहार एक विशेष समुदाय के उपवास और पूजा करने का विशेष तरीका है, लेकिन समय के साथ साथ उनके अनुभवों के द्वारा प्रत्येक परिवार अपने लिए एक विशेष तरीका विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे समाज में लोग आमतौर पर कहते हैं कि देखो, आमतौर पर ये इस तरह किया जाता है, लेकिन हम इसे थोड़ा अलग तरीके से करते हैं। भारत में समुदायों की एक विवाह रीति के माध्यम से विस्तार में समझा जा सकता है। प्रत्येक समुदाय में उपजातियां और भिन्न आर्थिक वर्ग होते हैं। ये विविधता एक ही समुदाय में विवाह रीति रिवाज में परिवर्तन लाती हैं, क्योंकि परिवार समय के साथ अपनी रीति रिवाज को विकसित करता है। अब धार्मिक रीतियों में भी मतलब पूजा तरीका वगैरह सही है, लेकिन धार्मिक रूपों में कुछ जगह पे जैसे चढ़ावा को लेकर या प्रसाद को लेकर या अन्नदान को लेकर कई ऐसे रीति रिवाज हमारे हैं जो उससे भिन्न हैं। अगर हम देखेंगे, हाँ मनाया जाता है, आपके यहाँ इस तरह का त्योहार मनाया जाता है, हाँ मनाया जाता है, लेकिन कुछ भिन्नता है। जैसे यहाँ पे रोटी दी जा रही है, रोटी सब्जी है, वहां पे पूरी सब्जी है, ये बताया जाता है। अब मिठाई में अंतर है, मिठाई यहाँ पे सूजी से बनी है, यहाँ पे
कुछ और आटे से बनी है। तो अंतर है, अंतः सांस्कृतिक संप्रेषणीय अनुवाद। अब यहाँ पे हमने देखा कि अंतः संस्कृति क्या है, ये हम देखते हुए आए यहां तक। अब हम देखेंगे कि अनुवाद का क्या प्रयोग है। एक बहुसांस्कृतिक समाज को समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि इसके विश्वासों, जीवन शैली, धार्मिक रीति रिवाज, भाषा, रीति रिवाज और अन्य में बहुत विवादित होते हैं। लेकिन उस समाज को एक साथ रखने वाला एक धागा है। उस संस्कृति को विस्तार से समझने के लिए आवश्यक किसी भी पाठ का अनुवाद प्रक्रिया में उस संस्कृति को ही नहीं बल्कि उसके दूसरों से जोड़ने वाले सूत्र को समझना भी आवश्यक है। इसके अलावा समाज में एक साथ रहने वाले समान संस्कृति के बारे में समझ भी आवश्यक है, क्योंकि वो उस विशेष संस्कृति पर प्रभाव डालता है। अब यहां पे क्या है, अनुवाद एक धागे के रूप में काम कर रहा समझाने के लिए। जैसे विशेष संस्कृतियां हैं, तो विशेष संस्कृतियों को यहां पे सरलता से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उदाहरण के लिए हम किसी ऐसे हिंदी पाठ का अनुवाद कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ पर केंद्रित है, तो हमें कानपुर या फैजाबाद की भी उस विशेष वर्ग की संस्कृति को जानना आवश्यक है, ब्रज और अवधि के संदर्भ में। अब हमें बोलियां, दो बोलियां ले लिया, ब्रज ले लिया, अवधि ले लिया। भाई वो ब्रज में बोल रहा है, ये अवधि में बोल रहा, भाई इसको वो पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा, वो इसको पूरी समझ में नहीं आ रहा। संस्कृति समान है, कुछ परिवर्तन है अंतर संस्कृति के अंतर्गत। अब इस पर एक और बात मैं आपसे बताऊं, जो अनुभव सी बात है कि एक ही परिवार के बच्चे हैं, एक बेटा मुंबई में रह रहा है, एक बेटा दक्षिण चला गया, एक बेटा बंगाल चला गया। जब परिवार के लोग एक जगह मिलेंगे, एक ही संस्कृति से निकले हैं, त्योहार एक जैसे मना रहे हैं, लेकिन समझ, इसको उसकी भाषा नहीं आती, उसको इसकी भाषा नहीं आती। हमने जो हमारी भाषा नहीं सिखाया, जो हमारी मातृभाषा थी उसको हमने नहीं सिखाया। ये उस स्कूल में जाता था, वो वैसे पढ़ लिया, उसको अंग्रेजी ही आती है, इसको तो सिर्फ बंगला ही आती है, इसको गुजराती आती है और कोई भाषा नहीं आती। एक ही संस्कृति की चीज को समझाने, वहां पे अनुवाद की आवश्यकता। जैसा कि हम जानते हैं कि दुनिया तेजी से एक वैश्विक गांव में बदल रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सांस्कृतिक धर्म और पहचान को एक समान हो रहे हैं। इसका सामान्य अर्थ यह है कि हम एक दूसरे के करीब आ गए हैं और एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में लोग आमतौर पर अपनी सांस्कृतिक, जाति और राष्ट्रीय पहचान के प्रति जागरूकता बढ़ा रहे हैं। वे अपनी पहचान को स्थापित करने के लिए अन्य पहचानों की रक्षा करने की कोशिश करते हैं। एक अनुवादक के रूप में हमारा मुख्य उद्देश्य केवल विभिन्न संस्कृतियों में ही नहीं बल्कि एक ही संस्कृति के भीतर की बारीकियों को समझना का प्रयास चाहिए। तभी हम किसी पाठ के मूल तत्वों को खोए बिना ही उसे सही तरीके से अनुवादित करें। अब उदाहरण के लिए, जैसे हम मौसम के हिसाब से कुछ त्योहार मनाते हैं, तो उस समय की मिठाइयां, अब क्यों वो मिठाई है, जाड़ों में हम जो खाते हैं क्यों खाते हैं, गर्मी के मौसम में किस तरह का जो है आहार हमें चाहिए, इस बारीकियों को हम नहीं समझते। हम जा रहे हैं कि भाई अब इस मौसम में आता है, ठीक है, ये सब्जी इस मौसम में आ रही है, ठीक। अब सरसों है, अब सरसों का तेल है, तो बारीकी से हमें मौसम के हिसाब से, हमारी संस्कृति के हिसाब से हम क्यों उसको खा रहे हैं, भाई इसी तेल का इस्तेमाल आप क्यों कर रहे हो, एक संस्कृति के लोग एक ही तरह के भोजन क्यों खा रहे हो एक तरीके से, ये सब बारीकियां आपको अनुवाद देगा। अवध क्षेत्र और ब्रज में और कन्नौज में, बुंदेली में, इधर हिमाचल के जो प्रदेश है वहां पे,
तो ये चीजें जो है वो संस्कृति ही के बारे में आपको एक संस्कृति पर, अंतः संस्कृति पर अनुवाद आपको स्पष्टता देते हैं। तो हमारा व्याख्यान वहीं समाप्त हो रहा। आगे कुछ वाक्य हैं। Am I to presume that, क्या मैं ये मान लूं कि अमाउंट proposed एलर cannot be enhanced, पूर्व प्रस्तावित राशि में कोई वृद्धि नहीं की जा सकती। The amount has become irrecoverable, may be written off, ये राशि अब वसूल योग्य नहीं है, इसे बट्टे खाते में डाल दिया जाए। अमाउंट ओवरपेड में बी कैलकुलेटेड एंड रिकवर्ड, अधिक भुगतान की गई राशि का हिसाब लगाकर उसे वसूल किया जाए। एनुअल रिव्यू इज इन प्रोग्रेस, वार्षिक समीक्षा की जा रही है। एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, प्रत्याशित व्यय। एंटिसिपेटेड कॉस्ट, प्रत्याशित लागत। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। अपील डज नॉट लाई, अपील नहीं की जा सकती। अपील हैज बीन रिजेक्टेड, अपील खारिज कर दी गई है। अपेंडेड हेयर विद, संलग्न है। एप्लीकेबल टू, पर लागू है। अरेंज टू रेगुलराइज द ट्रांसैक्शन, कृपया इस लेन देन को नियमित करें। अरेंज टू रिटर्न द पेपर्स एर्लियर, कागज शीघ्र लौटाने की व्यवस्था करें। अराइवल रिपोर्ट, पहुंचाने की रिपोर्ट, पहुंचने की रिपोर्ट। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, वास्तव में, दरअसल। एज एन एडहॉक मेजर, तदर्थ उपाय के रूप में। एज एन वेल, जब और जैसे। एज एन एक्सेप्शनल केस, अपवाद के रूप में। एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड, बोर्ड द्वारा अनुमोदित। एज ए रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। एज अमेंडेड, यथा संशोधित। एज ए रूल, नियमतः। एज ए स्पेशल केस, विशेष मामले के रूप में। एज कंपेयर टू, की तुलना में। एज डिसाइडेड, जैसे कि निर्णय किया गया। तो आज का व्याख्यान हमारा यहीं समाप्त होता है। हमने आज अंतः संस्कृति को समझा और उसमें अनुवाद की विशेषता को समझा। साथ हमने कुछ वाक्य भी कैसे बनाए, इस पर भी हमने जो है कुछ समझा है और उसको लिखने का जो भी प्रयास किया जाएगा। आप लोग उसको प्रयास करिए लिखने का। तो संदर्भ पुस्तक ग्रंथ एवं अन्य प्रकाशन जो है अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि, भोलानाथ तिवारी। अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी की। अनुवाद ये अंतः संस्कृति अध्ययन 10 MTT 18 इग्नो, MTT 18 इग्नो और वेबसाइट पर उपस्थित कई अन्य प्रकाशन, इन सब से सामग्री को लिया गया है, इसमें जोड़ा गया है, संदर्भ के रूप में प्रस्तुत किया गया है, उदाहरण को लिया गया है ताकि उदाहरण आप अच्छी तरह से समझ पाएं और मैं व्याख्या उस पर अच्छी तरह से दे सकूं और आप भी उसको, उस प्रणाली को अच्छी तरह से समझें। आज का व्याख्यान ही समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।